Learn English literature. Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature with us. Today I will discuss about the history of English drama with you. So let's get start the video. Okay students, तो मिडिवल ड्रामा की बात करते हैं सबसे पहले, जहाँ से हमें इंग्लिश ड्रामा की रूट्स मिलती हैं। मिडिवल ड्रामा मीन्स मिडिवल का मतलब क्या है? मिडल एजेस। मिडल एजेस एक टाइम पीरियड है जो कि स्टार्ट होता है 500 सेंचुरी टू 1500 सेंचुरी के बिटवीन का जो टाइम पीरियड है, इसको हम कहते हैं मिडिवल एजेस। और उस टाइम पीरियड के ड्रामा को हम नाम देते हैं मिडिवल ड्रामा का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। English drama has its roots in the liturgical practices of the medieval church. मिडिल एजेस में जो चर्च हुआ करते थे उनको हम कहते हैं मिडल चर्च। इंग्लिश ड्रामा हैज इट्स रूट्स, यानी कि इंग्लिश ड्रामा की हमें रूट्स मिलती हैं कहाँ से? इन द लिटर्जिकल प्रैक्टिसेस। अब ये लिटर्जिकल प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? लेट्स सी इन द ब्राउन बॉक्स, ये हियर। ठीक है, liturgy is the customary public ritual of worship performed by a religious group. चर्च के अंदर जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं ना, जो उनका फादर के अंडर जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं, जब वो मिलकर क्या करते हैं? पब्लिक रिचुअल ऑफ वर्शिप, इबादत करते हैं। तो वो क्या करते हैं? परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। जब वो एक परफॉर्मेंस करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग चर्च के अंदर मिल के, उन प्रैक्टिसेस को हम कहते हैं लिटर्जिकल प्रैक्टिसेस। जो लोग रिलीजियस लोग जो मिलकर करते हैं, उसको हम कहते हैं लिटर्जिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द मिडिवल चर्च। वहां से हमें इंग्लिश ड्रामा की रूट्स मिलती हैं। ओके, इनिशियली द चर्च यूज्ड ड्रामाटाइजेशंस ऑफ biblical stories to teach Christian doctrine to a largely illiterate population. ठीक है, अब समझ आइए आपको कि ये जो लिटर्जिकल पीपल है ना, लिटर्जी पीपल, जो रिलीजियस पीपल हैं, ये क्या करते थे? चर्च के अंदर ड्रामाटाइजेशन करते थे। किस चीज की? बिब्लिकल स्टोरीज की। बाइबल के अंदर जितनी भी स्टोरीज है ना, उनको ड्रामाटाइजेशन, उनकी परफॉर्मेंस करते थे टू टीच क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन टू अ लार्जली इलिटरेट पॉपुलेशन। ऐसे लोग जो क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन या क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में अवेयरनेस नहीं रखते थे, उन लोगों तक क्रिश्चियनिटी की अवेयरनेस देने के लिए वो लोग क्या करते थे? चर्च के अंदर बिब्लिकल स्टोरीज की ड्रामाटाइजेशन करते थे। These early performances, known as liturgical dramas, were performed in Latin by clergy members inside the church. Okay, चर्च के अंदर जो है क्लर्जी मेंबर्स कौन से हैं? फिर वही बात, क्लर्जी मेंबर्स जो रिलीजियस पीपल हैं चर्च के अंदर, ठीक है, वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर क्या कर रहे हैं? जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो भी चीज परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं लिटर्जिकल ड्रामास। नेक्स्ट देखें जी, अब ड्रामा के अंदर, अब ये नेक्स्ट पैरा के अंदर ड्रामा की एवोल्यूशन हुई है, इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट हुई है। एज दीज रिलीजियस प्लेज ग्रीव मोर पॉपुलर, ठीक है, ये जो रिलीजियस प्लेज है ना, जिस तरह ये लिटर्जिकल ड्रामास ग्रीव मोर पॉपुलर, जैसे ही इनके अंदर पॉपुलैरिटी आ गई है, ज्यादा इनको पजीराई मिल गई है, तो फिर क्या हुआ? दे मूव्ड आउटसाइड द चर्च, वो चर्च से बाहर आवाज आ गए हैं। ठीक है, पहले चर्च के अंदर परफॉर्म होते थे, अब वो चर्च से बाहर आ गए हैं। एंड इवोल्व्ड इनटू वर्नाक्युलर ड्रामा। वर्नाक्युलर ड्रामास क्या होती हैं? वर्नाक्युलर ड्रामा ऐसे ड्रामा जो पब्लिक में बाहर लोगों के सामने परफॉर्म किए जाते हैं और आम लैंग्वेज। पहले ड्रामास कौन सी लैंग्वेज में हो रहे हैं? लैटिन के अंदर। अब वर्नाक्युलर ड्रामास कौन से हैं? ये हैं जी जो लोगों की नेटिव लैंग्वेज है, आम लैंग्वेज जो सब लोग समझ सकते हैं, उस ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर ये ड्रामा सबके सामने जो है परफॉर्म किए जा रहे हैं। By the 13th century, guilds and lay people performed mystery plays, miracle plays and morality plays. अभी guilds कौन लोग हैं? An association of people with similar interest of or pursuits, especially a medieval association of merchants or craftsmen. ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? गिल्ड्स कौन से लोग हैं? मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन, और इन सब के जो इंटरेस्ट है वो क्या है? सिमिलर। ठीक है, अब जिस तरह मॉडर्न एज के अंदर आप लोग देखिए कि जो मर्चेंट्स है, ताजर लोग, जो भी उनको अपनी किसी चीज की एडवर्टीजमेंट करनी है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। तो पहले जमाने में फिर क्या होता था कि लोग जिस तरह
स्टेज के ऊपर परफॉर्म करके अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने के लिए उनकी एडवर्टीजमेंट करते थे, और कोई भी मतलब उनको मैसेज अपना देना होता था पब्लिक में और कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ करनी होती थी तो फिर वो क्या करते थे, गिल्ड्स पीपल जो मतलब कौन है, मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन एंड ले पीपल परफॉर्म्ड मिस्ट्री प्लेस, मिराकल प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस, ये परफॉर्म करते थे। दीज वर स्टेज्ड ऑन पेजेंट वैगन्स। अब ये पेजेंट वैगन्स क्या है, लेट्स सी इन द पिक्चर। पेजेंट वैगन्स ये मूवेबल स्टेज होता है, पहले जमाने में होता था, ठीक है, जिसके अंदर ये आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, फ्रंट पे ये कुछ हॉर्सेस आपको नजर आ रहे हैं, पीछे ये 2 व्हील्स वाली ये गाड़ी टाइप उन्होंने बनाई है जिसके ऊपर एक स्टेज बना हुआ है और लोग परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक में, ठीक है, और इसकी बैक साइड पे भी आपको सेम इसी तरह का पेजेंट वैगन नजर आ रहा है, वैगन, ठीक है। तो ये थी पेजेंट वैगन्स जो एक मूवेबल स्टेज हुआ करता था। They were staged on pageant wagon in public spaces during festivals such as Corpus Christi, और जो भी इनके जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे उस टाइम पीरियड पे ये फिर स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस करवाई जाया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है रिनाइसेंस ड्रामा। रिनाइसेंस ड्रामा का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1500 सेंचुरी टू 1642 का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या हुआ था। द रिनाइसेंस पीरियड मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा के अंदर क्या हुआ था, एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, और अब वो क्या हुई थी, लेट्स सी। विद द राइज ऑफ प्रोफेशनल थिएटर, पहले कौन से थे, पेजेंट वैगन मूवेबल स्टेज थे, अब क्या हो गया, प्रोफेशनल थिएटर कंपनीज एंड परमानेंट थिएटर्स बन गए हैं, लाइक द ग्लोब एंड द रोज। यू कैन सी इन द पिक्चर द ग्लोब एंड द रोज। पहले इस तरह के स्टेज हुआ करते थे जिस तरह हमारे यहाँ आजकल वो क्रिकेट स्टेडियम होते हैं ना, जिस तरह सराउंडिंग में इस तरह ये सेंटर में स्टेज बना हुआ है और सराउंडिंग में सारी ये पब्लिक ऑडियंस बैठी हुई है और ऊपर से ये ओपन हुआ करते थे, इसको समटाइम हम ओपन स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन मॉडल्स, ठीक है। इंग्लिश ड्रामा ये इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा मुतासिर थे, किससे, क्लासिकल ग्रीक से और रोमन मॉडल से। इंग्लिश प्ले राइट्स बिगन टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स थीम्स एंड कैरेक्टर्स। अब इन्होंने कॉम्प्लेक्स थीम्स और कैरेक्टर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, किन लोगों ने, इंग्लिश प्ले राइट्स ने, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अच्छा ये जो रेनेसांस ड्रामा था ना इस टाइम पीरियड के अंदर क्रिस्टोफर मार्लो और ये विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन, इन तीनों राइटर्स को इतनी पजीराई मिली है, इतना इनको फेम मिला है, और आज भी आज के इस टाइम पीरियड 21st सेंचुरी के अंदर भी इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ कभी कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर बीएस इंग्लिश करवाया जाता है तो इन तीनों के प्लेस को 100% वहाँ पे पढ़ाया जाता है। Christopher Marlowe, known for his blank verse and overreaching protagonist, Marlowe's works like Dr. Faustus and Timberlane set the stage for the next generation. Dr. Faustus बहुत ही एक famous play है और ओवररीचिंग प्रोटैगनिस्ट की इसके अंदर डॉक्टर फॉस्टस का जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो वाकई ही में ओवररीचिंग है, और आप जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप फिर इसको वैल्यूएट कर पाएंगे, ठीक है। विलियम शेक्सपियर, arguably the most influential figure in English drama. Shakespeare's plays such as Hamlet, Macbeth, and Midsummer's Night Dream blended elements of tragedy, comedy, and history, and have remained staples of the English literary canon. जैसा आपको हमने अभी मिडिवल एज में पढ़ा कि ड्रामास के कौन कौन से होते थे, मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज एंड मोरालिटी प्लेज। अब रिनेसेंस एज है, सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आई है, राइटर्स जो हैं, प्ले राइटर्स जो हैं क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स थीम्स और कैरेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो विलियम शेक्सपियर जो है इन्होंने न्यू जो टाइप्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। वो कौन कौन सी एलिमेंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ड्रामा के अंदर, वो है जी ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजाइक कॉमेडी, जो ब्लेंड एलिमेंट्स है ना ट्रेजेडी कॉमेडी के, और फिर हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने काम किया है विलियम शेक्सपियर के ड्रामास के अंदर, आपको ये चीज देखने को नजर आएगी। नेक्स्ट है बेन जॉनसन, ये भी बहुत फेमस प्ले राइट है। अ कंटेम्परेरी ऑफ शेक्सपियर, जॉनसन इज नोटेड फॉर हिस्टोरिकल कॉमेडीज लाइक वॉल्कन एंड द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट बेन जॉनसन का एक प्ले है, इस द अल्केमिस्ट के नाम से एक नॉवल भी है, तो आप नॉवल और प्ले में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, नाम सेम है, लेकिन द अल्केमिस्ट बाय बेन जॉनसन ये एक प्ले है और बहुत अच्छा प्ले है, ठीक है।
तो ये था रेनेसांस ड्रामा। इस टाइम पीरियड के अंदर और भी बहुत से राइटर्स थे जिन्होंने ड्रामास लिखे, लेकिन द मोस्ट पॉपुलर जो थे, जिनको मोस्टली पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है, वो ये 3 राइटर्स थे जिनका वर्क इतना पॉपुलर हुआ कि आज तक उनको पढ़ाया और पढ़ा जाता है। उसके बाद आ जाता है रेस्टोरेशन ड्रामा। रेस्टोरेशन ड्रामा ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1660 सेंचुरी टू 1710 का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, आफ्टर द इंग्लिश सिविल वॉर, ओके, इंग्लिश सिविल वॉर कब हुई भाई? इंग्लिश सिविल वॉर हुई है ये 1642 से लेकर ये 51 का टाइम पीरियड है। जो आफ्टर द इंग्लिश सिविल वॉर का टाइम पीरियड था 1642 से 51 का टाइम पीरियड। अब है 1660 रेस्टोरेशन का जो टाइम पीरियड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जी इंग्लिश सिविल वॉर यहाँ पे खत्म हो चुकी है। इंग्लिश सिविल वॉर के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि ये वॉर सिविल वॉर वो होती है जो आपके कंट्री के अंदर ही डिफरेंट क्लास के लोगों के दरमियान लड़ाई होती है। और ये जो इंग्लिश सिविल वॉर थी ना, ये जो रॉयल फैमिलीज थी, रॉयलिस्ट पर्सन और पार्लियामेंटेरियन के दरमियान ये लड़ाई थी। जब ये खत्म हो गई है, ठीक है, आफ्टर द इंग्लिश सिविल वॉर के बाद एंड द क्लोजर ऑफ थिएटर्स, भाई थिएटर्स भी बंद हो चुके हैं ड्यूरिंग द प्यूरिटन रेजिम। अब प्यूरिटन रेजिम क्या है, जिस तरह हमारे एज अ मुस्लिम सेक्टर्स है ना, कि कुछ लोग अहले सुन्नत है, कुछ लोग अहले तशय्युई हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी इस तरह सेक्टर्स हैं, उसमें कैथलिक हैं और प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियंस हैं। तो जब ये 1660 का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, तो इस टाइम पीरियड में इस सेंचुरी के अंदर जो है प्यूरिटन रेजिम स्टार्ट हुआ है। ये क्या एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की हम कहते हैं जितने एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर किंग एंड क्वींस की हुकूमत होती है। जिस तरह अगर हम देखें एज अ पाकिस्तानी, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक हुकूमत यहाँ पे गवर्नमेंट चलती है, तो वहाँ पे था मोनार्की, ठीक है। अब जो सिविल वॉर के बाद सब कुछ ठीक हो गया, द रेस्टोरेशन मोनार्की की बहाली के बाद इन 1660 heralded a revival of English drama। अब इंग्लिश ड्रामा दोबारा से रिवाइव हो रहा है, ठीक है। The period is marked by a more relaxed attitude towards social norms and passion for wit and sexual innuendo। अब ये innuendo word क्या है? Let's see here in the box। Innuendo, an indirect remark about somebody or something, usually suggesting something bad, mean or rude। An indirect remark, ठीक है। इनडायरेक्ट रिमार्क क्या होते हैं? आपको कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं लगते। ऐसा नहीं है कि आपको वो लोग अच्छे नहीं लगते, आपको उन लोगों की हरकतें, उनकी कुछ बातें, उनका कुछ एटीट्यूड, बिहेवियर आप लोगों को पसंद नहीं होता, जिस वजह से आप उन लोगों को लाइक नहीं करते हो और आप डायरेक्टली उन लोगों को बुरा भला कह भी नहीं सकते या कहना नहीं चाहते ना, ये एक मैनर्स के अंदर आ जाता है। लेकिन आप फिर क्या करते हो कि मतलब आपसे रहा नहीं जाता, आपके अंदर वो एक आग सी भरी हुई है कि ये बंदा क्यों इस तरह का एटीट्यूड रखता है और ऐसा क्यों करता है, ठीक है। आपके अंदर एक चिढ़ सी है, तब आप क्या करते हो, उसको इनडायरेक्ट रिमार्क्स देते हो, इनडायरेक्टली उसको क्या करते हो, स्टेराइज्ड, ये देखें स्टेराइज, आप स्टार करते हो। स्टार क्या होता है, तंजो मजाक, जब आप मतलब फनी बातें आप कर रहे हो, मजाक में आप किसी को तंज कर देते हो, भाई तुम तो ऐसे ही हो, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है इसके अंदर, इनवेंडो ये चीज है, ठीक है। द पीरियड इज मार्क्ड बाय अ मोर रिलैक्स्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल नॉर्म्स। जो हम उस टाइम पीरियड के अंदर सोशल नॉर्म्स थी, उसके ऊपर जो लोगों का जो एटीट्यूड था, उसके ऊपर ये ज्यादा पीरियड जो है फोकस करता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो था रेस्टोरेशन ड्रामा के अंदर ज्यादा क्या क्या चीजें फेमस हुई, वो थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स और दूसरा हीरोइक ट्रेजेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, दिस जॉनरा एग्जाम्पलीफाइड बाय द वर्क्स ऑफ विलियम विशरी, द कंट्री वाइफ and William Conquered the Way of the World, satirize the manners and affections of the upper class। अपर क्लास सोसाइटी आपको पता है कि जहाँ कहीं भी हो, ये लोग अपने स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, हर चीज के अंदर मैनर्स, एथिक्स और इन चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं।
अब ऐसे लोग जो है लोअर क्लास लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, उनके कुछ मैनर्स से, एथिक्स, उनकी कुछ चीज़ों से। तो फिर आप जो एज अ मिडिल क्लास लोग, जब आप लोगों को, आपको पता है हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो सोशल नॉर्म्स हैं, ये लीड क्लास जो अपर क्लास के लोग हैं ये सोशल नॉर्म्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या आप लोग इंटरनेट पर देखते हो कि जिस तरह हमारे यहाँ एलीट क्लासेस को दिखाया जाता है ना, नॉर्मली हम लोगों का तो मतलब ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं होता, लेकिन हम लोग इंटरनेट के थ्रू देखते हैं कि ये लोग क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इनकी एक्टिविटीज हैं। हम हर चीज इनको देखते हैं और फिर इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये जो अपर क्लास के लोग होते हैं ना, ये हमारे लिए सोशल नॉर्म्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। और हम में से बहुत से ऐसे लोग जो सोशल नॉर्म्स, जो इतने मतलब एक्सपेंसिव चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो इन चीजों से चिढ़ते हैं, ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, स्टायर करते हैं, तंजो मजाक, मजाक के अंदर अंदर, हंसी मजाक के अंदर फिर ऐसे लोगों को वो तंज करते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, ठीक। तो अब बात करते हैं हेरोइक ट्रेजेडी की। दिस ड्रामेटिक फॉर्म पॉपुलराइज्ड बाय जॉन ड्राइडन फीचर नोवेल कैरेक्टर्स एंड ग्रैंड थीम्स एज सीन ऑल फॉर लव। ओके, तो ये आ जाता है एस्ट्रेशन ड्रामा के अंदर, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और हेरोइक ट्रेजेडी। तो इसके अंदर ये चीजें थी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स बेसिकली कॉमेडी की एक टाइप है, ठीक है। तो ये रेस्टोरेशन ड्रामा के अंदर ये चीजें थी जो ड्रामा के अंदर डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट है 18th सेंचुरी ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। The 18th century saw a shift towards more sentimental and moralistic plays। अच्छा, अब इसके अंदर जो sentimental और moralistic plays हैं, इन themes और topics के ऊपर ज्यादा काम किया गया। Sentimental comedy क्या होती है जी? Exemplified by Richard Steele's The Conscious Lovers, this genre aim to evoke sympathy and between the audience, ठीक है। सेंटिमेंटल कॉमेडी भाई एक ऐसा प्ले है जिसके अंदर कॉमेडी है, मजा है, फनी, हर चीज इस तरह की चल रही है जिससे ऑडियंस एंजॉय तो कर रही है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, ऑडियंस फनी जो डायलॉग्स हैं या एक्शंस है उसको एंजॉय तो कर रही है, साथ में सेंटिमेंटल के एलिमेंट्स हैं। ऑडियंस के दिल में सिंपैथी विच क्रिएट होता है, आप पिटी फील करते हो। Ballad opera. John Cale's The Beggar's Opera 1728 parodied the Italian opera and commented on social issues through popular songs and ballads. Ballad opera के अंदर basically क्या होता है, ये you can see in the picture, ballad opera के अंदर ballad opera commented on social issues through popular songs and ballads। जिस तरह आप लोग normally गाने गाते हैं और वो गाने का टॉपिक या थीम होता है, कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, कुछ सैड सॉन्ग्स होते हैं, पॉप सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन बैलेड ओपेरा के अंदर ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना ड्रामा के अंदर, ये गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं और बैलेड शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उनके लिरिक्स जो होते हैं वो बेसिकली उनका थीम होता है सोशल इश्यूज के ऊपर, वो सोशल इश्यूज को लेकर उसके ऊपर अपना सिंगिंग करते हैं। और ये चीज़ जो थी हमारी 18th सेंचुरी में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और इसकी भी बहुत पॉपुलैरिटी है। ये चीज़ बहुत अमेजिंग लगती है जब आप देखते हो ना इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी 19th सेंचुरी ड्रामा। The 19th century brought the rise of melodrama and development of realism in drama। 19th century के अंदर डेवलपमेंट हुई है किस चीज़ की, melodrama and development of realism in drama। Melodrama characterized by sensational plots and exaggerated characters, melodramas was immensely popular। Examples include Black Eyed Susan by Douglas Jerrold। अच्छा, मेलोड्रामा हमने अपनी लास्ट वीडियो जो बनाई थी टाइप्स ऑफ ड्रामा के ऊपर, उसमें हमने मेलोड्रामा को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी आप वो वीडियो देखें, और उसके अंदर मेलोड्रामा बहुत अच्छे तरीके से मैंने टाइटैनिक मूवी की एग्जांपल देके उसको इलैबोरेट किया हुआ है और इंशाल्लाह आपको उसकी समझ आएगी। नेक्स्ट है रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। Realism and naturalism influenced by European playwrights like Henry Ibsen, English dramatists such as George Bernard Shaw wrote plays that address social issues and human psychology. Shaw's Pygmalion and Major Barbara are notable examples। Realism and naturalism
19th सेंचुरी के अंदर ये डेवलपमेंट आई है। लोग रियलिज्म और नेचुरलिज्म के टॉपिक्स के ऊपर राइटर्स ने लिखना स्टार्ट किया है। जो फेमस प्ले राइट्स हैं हेनरी गिब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनके जो प्लेज और ड्रामास हैं वो स्पेशली जो है सोशल इश्यूज और ह्यूमन साइकी के ऊपर बात करते हैं और अमेजिंग स्टोरीज हैं इनके ड्रामास की। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट, जो करंट एज चल रही है, ठीक है। द 20th सेंचुरी सॉ डाइवर्स मूवमेंट्स एंड स्टाइल्स इंक्लूडिंग मॉडर्निज्म, अब्सर्डिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। अब्सर्डिज्म को तो हम ऑलरेडी अपने लास्ट जो वीडियो बनाई है टाइप्स ऑफ ड्रामा के ऊपर, उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट यू, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके इसको जरूर देखिएगा। मॉडर्निज्म क्या है? प्ले राइट्स लाइक टी.एस. इलियट, सैमुअल बेकर बहुत फेमस मॉडर्निज्म का ये जो राइटर बहुत फेमस है। पुश द बाउंड्रीज ऑफ ड्रामेटिक फॉर्म एंड कंटेंट, Becker's Waiting for Godot is a landmark of absurdist drama. ऑब्वियसली मॉडर्निज्म के अंदर, ड्रामा के अंदर एक अजीब किस्म का चेंज आया। अब आप अगर ब्यूटीफुल गोडो को पढ़ेंगे तो आप बहुत हैरान होंगे कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ था ही नहीं। यानी कि ड्रामा आपके सामने प्ले किया गया है लेकिन उसके अंदर कुछ खास एक्टिविटीज हो ही नहीं रही, बार बार अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ रिपीट हो रही है और कुछ खास स्टोरी नहीं है, तो आप इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हो। पोलिटिकल सोशल ड्रामा 20th सेंचुरी के अंदर पोलिटिकल सोशल ड्रामास के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा गया, ठीक है। तो इसमें प्ले राइट्स सच एज हैरोल्ड पिंटर, ऑब्वियसली इसके ड्रामा भी बहुत अच्छे हैं जो सोशल इश्यूज के ऊपर लिखे गए हैं, एंड डेविड एक्सप्लोर्ड कंटेम्परेरी इश्यूज एंड पावर डायनामिक्स, ठीक है। और पावर डायनामिक्स मीन्स के पॉलिटिक्स के ऊपर इन्होंने लिखा है और बहुत ये जो फेमस टॉपिक्स हैं 20th सेंचुरी के। फिर आ जाता है कंटेम्परेरी ट्रेंड्स एंड रिसेंट डेकेड्स हैव सीन अ मिक्स ऑफ स्टाइल्स एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब करंट एज के अंदर आप देखिए ड्रामास के अंदर और फर्दर बहुत सी टाइप्स आ गई हैं, बहुत से स्टाइल्स और सब्जेक्ट्स आ गए जिसके ऊपर अब लिखा जाने लगा है। फ्रॉम द वर्क्स ऑफ टॉम स्टॉपर्ड आर्केडिया टू द इमर्सिव एंड एक्सपेरिमेंटल थिएटर ऑफ कंपनीज लाइक पंच ड्रंक। तो ये थी 3 टाइप्स जो 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट अभी तक हमारे जो है ड्रामास के अंदर चल रही हैं। इंग्लिश ड्रामा कंटिन्यूज टू इवॉल्व, अभी भी इसके अंदर मजीद जो है एवोल्यूशन हो रही है, मजीद ड्रामा की डेवलपमेंट हो रही है, रिफ्लेक्टिंग एंड चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स। ऑब्वियसली ड्रामा के अंदर हमें क्या अक्कासी मिलती है, जो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनके अंदर क्या क्या चेंज हो रहे हैं through its varied and dynamic history. So this was a video about the history of English drama. Hopefully आपको इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। If you have any question you can ask me in the comment section. See you in the next video. Allah Hafiz. Take care of yourself.